तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य की शिक्षा दीक्षा आगे बढ़ती गई और वहीं उन्होंने अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ के निर्माण का काम भी शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ तक्षशिला से कई सौ किलोमीटर दूर मगध साम्राज्य की राजगद्दी में नंद वंश का क्रूर शासक धनानंद बैठ चुका था। धनानंद अपने पिता महापद्मानंद से भी क्रूर शासक था। इस बात की गवाही मगध की प्रजा की चीखें भली भांति दे रही थी। मगध में महाराज धनानंद का दरबार सजा हुआ था। सभी मंत्रियों के साथ धनानंद का पुत्र युवराज पबप्ता भी दरबार में बैठा था। साथ ही दूर राज्य से आई एक सुंदर कन्या अपने पिता के साथ दरबार में खड़ी हुई थी। दरबार में बैठे सभी लोगों को पता था कि आज उस सुंदर कन्या से धनानंद के पुत्र पबप्ता का विवाह तय होने वाला है। पबप्ता बहुत देर से उस सुंदर कन्या को एकटक निहार रहा था। काफी देर देखने के बाद पबप्ता ने मगध के महामंत्री अमात्य राक्षस से कहा, अमात्य राक्षस, इसी क्षण मेरे निकट आने का कष्ट करो। जी युवराज। अमात्य, मुझे प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारी स्मरण शक्ति कमजोर हो चुकी है। क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि हम भविष्य के महाराज हैं? अगर तुम्हें यह बात ज्ञात है तो तुमने युवराज की जय हो क्यों नहीं कहा? क्या केवल मेरे पिता और अपने महाराज की जय से अपना भविष्य साधोगे? क्षमा प्रार्थी युवराज, युवराज की जय हो। बताइए आपकी कैसे सेवा करें? हमें ज्ञात है कि वो सुंदर अप्सरा हमारे ही विवाह के लिए आई है। उसके बारे में विस्तार से बताओ। ये अप्सरा हमारे दिमाग में छा गई है। इसके आभूषण की आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। युवराज, अपनी भावनाओं पर काबू रखिए। ये दक्षिण के राजा की पुत्री कौशिकी है। ये बात सत्य है कि ये यहाँ विवाह का प्रस्ताव लेकर आई है, पर किसके लिए, इसकी अभी पुष्टि कर पाना मुश्किल है। अमात्य, इसका विवाह मुझसे ही होगा। शायद इसी वजह से मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ है। इससे विवाह करके मैं राजगद्दी के और समीप आ जाऊंगा। किसी भी युवराज का विवाहित होना जरूरी है। इस विवाह के तुरंत बाद मैं राजगद्दी पर बैठ जाऊंगा और मगध की राज व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगेगी। युवराज, अपनी मन की इच्छाओं पर लगाम लगाइए। भविष्य आपका ही है, परंतु अगर अभी ये बात महाराज को पता चल गई तो आपके साथ मेरा भी सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। महाराज के क्रोध से तो आप अवगत हैं ही। राज दरबार में मौजूद सभी महानुभाव का मैं महामंत्री अमात्य राक्षस हार्दिक अभिनंदन करता हूं। महाराज धनानंद की कृपा दृष्टि प्रजा के ऊपर बनी हुई है। महाराज हम सभी के रक्षक हैं और हम उनकी प्रजा। आज के दरबार की शुरुआत शुभ प्रस्ताव से करते हैं। महाराज धनानंद, आज सभा में दक्षिण के राजा विश्नेश्वर भी पधारे हैं। इनके साथ इनकी पुत्री कौशिकी भी आई है। ये दोनों यहाँ विवाह प्रस्ताव लेकर आए हैं। सभी विराजमान हों। राजा विश्वेश्वर और राजकुमारी कौशिकी, समीप आकर अपना पात्र परिचय दीजिए और विवाह प्रस्ताव के बारे में विस्तार से बताएं। महाराज धनानंद की जय हो। मैं दक्षिण प्रांत का एक छोटा सा राजा विश्वनेश्वर अपनी पुत्री कौशिकी का विवाह प्रस्ताव लेकर आपके राजमहल आया हूं। अपनी कृपा दृष्टि मेरी राजकुमारी पर भी डालिए। महाराज समेत सभी महानुभावों को नमन करती हूँ। मैं राजा विश्वेश्वरी पुत्री कौशिकी। अति सुंदर। राजकुमारी कौशिकी, आप देखने में तो किसी अप्सरा से कम नहीं हैं। आपकी वक्तव्य कला से भी हम प्रभावित हुए हैं। हमारा मन बड़ा चंचल है और इस क्षण ये मन आपकी मोहनी सी मुस्कान पर मोहित हो चुका है। आपकी सौंदर्य शक्ति ने महाराज धनानंद का मन मोह लिया है। इसलिए अमात्य राक्षस, महाराज की जय हो। आज्ञा दीजिए महाराज। अमात्य, हमारे विवाह का प्रबंध शीघ्र ही करो। हम शीघ्र ही राजकुमारी कौशिकी के साथ विवाह करेंगे। इनके सौंदर्य पर
केवल महाराज धनानंद का ही अधिकार है। अगर कोई भी हमारे और कौशिकी के विवाह का विरोध करे तो उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह लगाकर उसका सर धड़ से अलग कर देना। आज की सभा यहीं निरस्त की जाती है। मगध महाराज धनानंद के इस ऐलान के बाद दक्षिण के राजा विश्नेश्वर खुश हो गया था, लेकिन उसकी पुत्री कौशिकी का रो रो कर बुरा हाल होने लगा। पूरे राज दरबार में सभी की नजर कौशिकी और पवप्ता के ऊपर ही टिक गई थी। युवराज पवप्ता ने तलवार को जोर से फेंककर और अपनी चढ़ती हुई आंखों से ही अपने पिता धनानंद का विरोध जता दिया था। इसके पश्चात वो सभा को छोड़कर निकल गया। दूसरी तरफ मगध महाराज धनानंद अपने घमंड में चूर चलती सभा को स्थगित करके सीधे बारादरी यानी एक ऐसा कक्ष जहां नाच गाने का कार्यक्रम होता था वहां पहुंच गए। जैसे ही बारादरी कक्ष का दरवाजा खुला, धनानंद को अंदर एक 18 साल की लड़की कौशांबी नृत्य करते हुए नजर आई। कौशांबी के पिता ढोलकी भी ढोलक में धुन दे रहे थे। ये दोनों पिता पुत्री दूसरे राज्य से धनानंद को अपनी कला से खुश करने मगध आए थे। अति सुंदर। आज का दिन शुभ प्रतीत होता है। ऐसी कमसिन सुंदर नर्तकी पहले तो नहीं देखी यहां। मगध महाराज की जय हो। महाराज, मैं गरीब ढोलकी और ये मेरी पुत्री कौशांबी, हम लोगों ने आपकी दयालुता के बारे में बहुत सुना था, इसलिए यहां अपनी कला का प्रदर्शन करने आए हैं। कृपा करिए महाराज, मेरी पुत्री के नृत्य को देख लीजिए। ये अद्भुत प्रतिभा की धनी है। इसको स्वयं नटराज का आशीर्वाद प्राप्त है। पुत्री कौशांबी, महाराज को अपना परिचय दो। महाराज की जय हो। महाराज, मैं कौशांबी एक गरीब घर की पुत्री हूं जो कि नृत्य के क्षेत्र में अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहती हूं। मैं परम परमेश्वर वासुदेव की आराधना करती हूं और उन्हीं की धुन में नृत्य करती हूं। वाह वाह, अति सुंदर। तुमने अभी तक 18 सावन ही देखे होंगे, लेकिन सौंदर्य में तो तुमने कई अप्सराओं को पीछे छोड़ दिया है। हमारे सामने इस सुंदरी की नृत्य कला पेश की जाए। नृत्य रोका जाए। महाराज, महाराज क्षमा करिए, क्या कोई गलती हुई मुझसे? आपने अचानक मेरा नृत्य रुकवा दिया। अप्सरा सी सुंदर कन्या, कहो भाग्य के आज का दिन सुंदरता और रस से भरा हुआ है। तुम स्वर्ण की कला हो। तुम्हारा स्थान नृत्य कक्ष नहीं बल्कि महाराज का शयन कक्ष है। तुम महल की सुख सुविधाएं भोगने के लिए बनी हो और वो सुविधाएं तुम्हें केवल महाराज धनानंद ही दे सकते हैं। मेरा मन इस सुंदर कन्या को अपने शयन कक्ष में देखने के लिए उतावला हो रहा है। महाराज, महाराज, मुझ जैसी निर्धन बालिका पर दया करिए। मैं सिर्फ और सिर्फ नृत्य करना ही जानती हूँ। मैं परम परमेश्वर वासुदेव की भक्त हूँ। आप मुझे कुछ और समझने की गलती कर रही हैं। महाराज, मुझ पर दया करिए। महाराज कृपा करिए, मेरी पुत्री केवल नृत्य कला की धनी है। वो शयन कक्ष में जाने वाली वैश्या नहीं है महाराज, वो वैश्या नहीं है। महाराज माफ करिए महाराज, मुझे और मेरी पुत्री को जाने दीजिए महाराज, जाने दीजिए। ढोलकी, लगता है तुम्हें आभास नहीं है तू किसकी आज्ञा का पालन करने से मना कर रहा है। मैं इस साम्राज्य का महाराज हूं। मैं तुम जैसी प्रजा का रक्षक हूं।
अगर मैंने उसके बदले तुम्हारी कमसिन पुत्री को मांग लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। महाराज के प्रति तुम इतना तो कर ही सकते हो। वैसे भी कुछ रात्रि की ही बात है, बाद में तुम्हारी पुत्री तुम्हारी ही रहेगी। इसके बदले तुम्हें कोषागृह से इतना धन दिया जाएगा कि तुम ढोलकी से धनवान बन जाओगे। अमात्य राक्षस, इसी क्षण इस ढोलकी को इस कक्ष से बाहर ले जाया जाए और ये सुंदर कन्या मुझे मेरे शयन कक्ष के सामने नजर आनी चाहिए। इसी क्षण मुझे इसके पग में बंधे घुंघरुओं से खेलना है। जी महाराज। सैनिकों, महाराज की आज्ञा का पालन करो। महाराज महाराज, ये पाप है महाराज, आप पाप के भागी बन रहे हैं। कृपा करिए महाराज, मेरी पुत्री को छोड़ दीजिए। वो परमेश्वर वासुदेव की भक्त है। हे वासुदेव, हे वासुदेव। उस काली रात एक मजबूर और गरीब पिता को क्रूर धनानंद के सैनिकों ने घसीटते हुए उस कक्ष से बाहर कर दिया था। धनानंद की आंखों में वासना तैर रही थी। उसके सामने खड़ी 18 साल की कौशाम्बी हाथ जोड़ अपनी इज्जत और जान की भीख मांग रही थी। आखिर उस काली रात आगे क्या हुआ 18 साल की मासूम कौशाम्बी के साथ? क्या धनानंद की हवस और वासना से बच पाई थी कौशाम्बी? आगे इतिहास के पन्नों में दर्ज उस भयानक काली रात की कहानी।